Hello everyone, welcome to the Manolo classes in the session of daily news analysis. Today is 31st of January 2025. This is the last day of January 2025. I am Naresh Sharma going to discuss with you the current affairs of the day. और आज हम डिस्कस करेंगे कुछ एमसीक्यू एज यूजुअली हम करते हैं और साथ में एक टॉपिक डिस्कस करेंगे और वो है बजट। बिकॉज कल यानी कि 1 फरवरी को बजट प्रेजेंट कर दिया जाएगा इंडियन पार्लियामेंट में, तो उसको लेकर के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले हम ले लेते हैं कुछ एमसीक्यूज। हु वाज रिसेंटली ऑनर्ड विद द पद्म श्री फॉर कंट्रीब्यूशन इन जो है गोवा की लिबरेशन मूवमेंट। तो इसके लिए जो मिला है पद्मश्री वो मिला है लिबिया लोबो सरदेसाई को। पद्मश्री मिला है गोवा के लिबरेशन में इनका बड़ा रोल रहा था। विच अंडरग्राउंड रेडियो स्टेशन डिड लिबिया लोबो सरदेसाई रन टू सपोर्ट गोवाज लिबरेशन? तो ये था वॉइस ऑफ फ्रीडम ऑफ गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज डीप सीक रिसेंटली सीन इन न्यूज? इसके बारे में कल भी डिस्कस किया था और अभी काफी टाइम से ये न्यूज में है। तो ऑब्वियसली इट इज एन एआई पावर्ड चैटबॉट क्रिएटेड बाय चाइनीज कंपनी। सो ये चैट जीपीटी की तरह ही एक एआई पावर्ड चैटबॉट है जिसको चाइना ने क्रिएट किया है। Which of the following is a unique feature of DeepSeek AI? तो इसका मेन जो फीचर है जिसको लेकर इसका बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है वो है कि इसके ऊपर सेंसरशिप लेयर जो लगी हुई है। मींस चाइना की गवर्नमेंट ने इस पर ऐसी सेंसरशिप लगाई है कि ऐसा किसी भी क्वेश्चन का ये आंसर नहीं देगी ये जो चैट बोट है जिसमें चाइना के अगेंस्ट कोई बात हो, है ना। तो आप ये मान करके चलिए कि आने वाले टाइम में जो एआई है उसमें पहले से जो उसको ट्रेनिंग दी जाएगी तो वो उसी हिसाब से काम करेगा। मींस अब ये डीप सीक हमेशा चाइना के फेवर की बात करेगा ये सॉफ्टवेयर, आप इसमें कैसा भी कंटेंट डाल दीजिएगा। व्हाट वाज ऑपरेशन विजय? ये ऑपरेशन विजय जो था एक मिलिट्री ऑपरेशन था जिसने गोवा को 1961 में लिबरेट कराया था पोर्तुगीज रूल से। सो ये तो रहे आज के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि कल के सेशन पर बेस्ड थे। अब हम चलते हैं आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, अंडरस्टैंडिंग द यूनियन बजट। यूनियन बजट की अगर मैं बात करूं तो बजट जैसा कोई वर्ड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी नहीं दिया गया है। आर्टिकल 112 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये बजट को एक नए वर्ड से जो बजट जो वर्ड है वो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं है। इसको वहां पर कहा गया है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो वहां पर इसको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा गया है और बजट हमारा 1 फरवरी, इट मींस एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो एवरी 1 फरवरी को प्रेजेंट किया जाता है। तो इस बार 25-26 वाला जो बजट है 26 वाला जो बजट है इसको प्रेजेंट किया जाएगा 1 फरवरी यानी कि कल इसको प्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, अब बजट के बारे में कुछ बेसिक चीजों को समझ लेते हैं कि ये है क्या। जब भी हम बजट की बात करते हैं, ठीक है, तो ये है क्या, एक ये ब्लूप्रिंट है। किस चीज का ब्लूप्रिंट? कि भाई जो गवर्नमेंट है उसका एक्सपेंडिचर क्या होगा, वो टैक्सेस कितने लगाएगी या कितने होंगे, क्या उनका प्लान है टैक्स लगाने के लिए, और भी जो गवर्नमेंट के ट्रांजैक्शंस होंगे इकोनॉमी में, और जो पीपल हैं देश के अंदर उनकी लाइफ पर कैसे वो इम्पैक्ट डालेंगे, इन सब का एक स्टेटमेंट होता है। मींस सिंपल लैंग्वेज में हम कहें तो गवर्नमेंट कितना पैसा एक्सपेंडिचर करेगी, कितना पैसा कितना धन वो अर्न करेगी, एक अमाउंट एक जो है प्रेडिक्शन होता है कि मींस कितना आएगा गवर्नमेंट के पास और किन किन सोर्सेस से आएगा, कितना कितना टैक्स लगाया जाएगा, इनकम टैक्स कितना होगा या किसी कोई नया टैक्स इंट्रोड्यूस होगा या किसी टैक्स को कम किया जाएगा, प्लस गवर्नमेंट कितना कहां कहां पर खर्च करेगी, एक्सपेंडिचर करेगी, जैसे कितनी नई यूनिवर्सिटीज खोली जाएंगी, है ना,
कितने नए जो है ओवर ब्रिज बनाए जाएंगे, कितनी नई ट्रेन चलाई जाएंगी, कितने नए रोड बनाए जाएंगे, कितने नए एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किए जाएंगे, ठीक है। या और भी ऐसे जितने बहुत सारे खर्चे होते हैं उन सबका इसमें बेसिक डिटेल होता है बजट के अंदर। कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 112 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से दिया गया है और इसको वहां पर बजट नामक वर्ड से कहीं भी नहीं बताया गया है। ये बनता कहां पर है? तो देखो, एक लोअर डिपार्टमेंट से लेकर के और हायर डिपार्टमेंट तक ये बजट जो है बनाया जाता है। सबसे उनकी डिमांड ली जाती है कि भाई आपके ऑफिस में कितना खर्च होगा, कितने पेन, कितनी पेंसिल, कितनी चेयर्स, कितने फैन, एसी, सबका एक बजट बना करके सारे डिपार्टमेंट्स भेजते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं फिर उसको एक जॉइंट करके बना दिया जाता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनली ये पहुंचता है फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास में और फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर एक डिपार्टमेंट होता है जिसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। और इकोनॉमिक अफेयर्स का जो डिपार्टमेंट है उसके अंदर भी एक डिवीजन है, उसका नाम है बजट डिवीजन। इट मींस मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, उसके अंदर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स और उसके अंदर बजट डिवीजन। मींस बहुत बड़े लेवल से जाकर के ये बजट डिवीजन जो है किसके अंदर? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंदर है। ये ध्यान रखना, यहां से कई बार क्वेश्चन आता है कि जो बजट डिवीजन है वो कौन से डिपार्टमेंट के अंदर आती है। तो ये आती है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंदर। ये बनाता है फाइनली इस बजट को। बजट में ऐसा क्या क्या होता है, क्या क्या इसके कंपोनेंट्स होते हैं, ये आपको पक्का पता होना चाहिए। तो इनके 3 मेजर कंपोनेंट हैं बजट के। नंबर 1 है एक्सपेंडिचर, कि गवर्नमेंट क्या खर्च करने वाली है, कितना पैसा, कितने फ्लाईओवर, कितने ब्रिज, कितना रोड, कितनी ट्रेन, कहां कहां पर, कौन सी डिफेंस में कितना बजट लगेगा, सब कुछ बताया जाता है एक्सपेंडिचर का। रिसिप्ट, थर्ड जो सेकंड चीज है वो बताई जाती है कि हमारे पास जो रिसिप्ट होगी, जो इनकम होगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वो कितनी इनकम होगी और कहां कहां से आएगी, कितने टैक्स से आएगी, कहां कहां पर नया टैक्स लगाया जाएगा। थर्ड थिंग जो होती है वो तीसरी चीज होती है कि मैं कहूं कि इनकम और माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल, ये थर्ड थिंग। मींस कितनी इनकम, कितना एक्सपेंडिचर, और भैया कोई डेफिसिट भी होगा क्या, तो ये भी बजट में बताया जाता है कि गवर्नमेंट की इनकम ज्यादातर केसेस में कम होती है और गवर्नमेंट का खर्चा हमेशा ज्यादा होता है, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बीच के डिफरेंस को ही डेफिसिट कहा जाता है। आगे देखेंगे हम इसको, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है बहुत सारे मैनर्स पर, है ना, बहुत सारे इंडिकेटर्स पर, कि देयर कैन बी मैनी क्लासिफिकेशन एंड इंडिकेटर्स ऑफ एक्सपेंडिचर, रिसिप्ट एंड डेफिसिट। अब इसके बहुत सारे डेप्थ में बहुत सारा एनालिसिस होता है, बहुत सारा क्लासिफिकेशन होता है, लेकिन हम यहाँ पर बेसिक लेवल पर चलने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है उसके क्या क्या सेगमेंट हो सकते हैं, क्या क्या क्लासिफिकेशन हो सकते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं हम इसमें, यहां से स्टार्ट करते हैं। बेस्ड ऑन असेट क्रिएशन एंड लायबिलिटी रिडक्शन, मींस गवर्नमेंट का ऐसा कोई भी खर्चा जिससे गवर्नमेंट के नए असेट्स बन रहे हों, जैसे रोड्स बन रहे हों, फ्लाईओवर बन रहे हों, इसको हम असेट्स बोलेंगे। लायबिलिटी रिडक्शन, गवर्नमेंट का कहीं पर कोई कर्ज कम हुआ तो उसकी लायबिलिटी कम हो गई, तो इस सेगमेंट के अंदर इसके बेसिस पर अगर हम देखें तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, मींस अगर हम कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे तो हमारा असेट्स क्रिएट होंगे। जैसे अगर गवर्नमेंट ने कोई 5000 किलोमीटर का नेशनल हाईवे बना दिया तो वो एक असेट बन गया हमारा, और टोल टैक्स की फॉर्मेट में या स्पीडी ट्रांसपोर्ट की फॉर्मेट में वो गवर्नमेंट को, देश की इकोनॉमी को रिटर्न में कुछ ना कुछ कमा करके देगा, उसी को हम असेट बोलते हैं। तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। इससे क्या होता है, इनकर्ड विद द पर्पस ऑफ इंक्रीजिंग असेट्स,
ऑफ अ ड्यूरेबल नेचर, ठीक है, ड्यूरेबल नेचर का ही हमेशा असेट होता है, ऑफ रिड्यूसिंग रिकरिंग लायबिलिटीज, और जो लायबिलिटीज होती हैं वो उससे कम होती हैं। एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं नए स्कूल्स क्रिएट करना, न्यू हॉस्पिटल्स क्रिएट करना, ठीक है, नई यूनिवर्सिटीज क्रिएट करना, कॉलेजेस क्रिएट करना, ये सब क्या है, ये सब असेट्स हैं। दूसरा एक्सपेंडिचर होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये रिकरिंग नेचर का होता है, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स एनी एक्सपेंडिचर दैट डज नॉट एड टू असेट्स, ना तो इससे कोई नया असेट बनता है और ना ही इससे कोई लायबिलिटी कम होती है। जैसे अगर इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में कोई लेबरर्स हैं, उनके वेजेस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एम्प्लॉइज उनकी सैलरी, तो उनको सैलरी देने से ना तो इनका कोई असेट क्रिएट हुआ और ऐसा भी नहीं हुआ कि उससे कोई उनकी लायबिलिटीज कम हो गई, क्योंकि नेक्स्ट ईयर फिर देनी पड़ेंगी। तो इसको बोलते हैं हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो कि रिपीटेड नेचर का होता है, चाहे वो सब्सिडीज देनी हो जैसे कि मिड डे मील पर, या इंटरेस्ट पेमेंट करने हो, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर अगर यूएनओ से, वर्ल्ड बैंक से, कहीं से उन्होंने लोन ले रखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम पर, तो उस पर जो पेमेंट जाएगा इंटरेस्ट का, वो भी किस में काउंट होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, बेस्ड ऑन सेक्टोरल इंपैक्ट। अब जो खर्चे होते हैं, एक्सपेंडिचर होते हैं, उनको देखा जाता है कि किस सेक्टर पर उसका क्या इंपैक्ट पड़ता है। जैसे बात करें अगर हम जनरल सर्विस, बेस्ड ऑन सेक्टरल इंपैक्ट अगर हम बात करें तो जनरल सर्विसेज देख सकते हैं, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हो गई, डिफेंस सर्विस हो गई, इंटरेस्ट का पेमेंट वगैरह हो गया, मीन्स वो जनरल चीजें हैं, वो चलती रहेंगी, उससे नया कुछ भी नहीं क्रिएट हो रहा। चाहे वो आर्मी की सैलरी हो, एयरफोर्स की सैलरी हो, आईएएस की सैलरी हो, आईपीएस की सैलरी हो, या और भी डिपार्टमेंट्स की सैलरी हो। अब इकोनॉमिक सर्विसेज के अगर बेसिस पर हम देखेंगे कि जिसका इम्पैक्ट कंट्री की इकोनॉमिक सर्विसेज पर पड़ता हो, मींस जैसे यहाँ एग्जांपल ले लेते हैं हम, रूरल डेवलपमेंट। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पैसा खर्च करेगी तो रूरल एरिया का डेवलपमेंट होगा, वहां की इकोनॉमी बूस्ट करेगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी, लोगों में पॉवर्टी कम होगी, है ना, माल न्यूट्रिशन कम होगा। या हमने ट्रांसपोर्ट पर खर्च कर दिया, नए रोड बना दिए, तो ट्रांसपोर्ट की स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, जो फार्मर्स हैं उनके फूड है, जो प्रोडक्ट हैं वो जो है पैरिश नहीं होंगे, सड़ेंगे नहीं, उनको टाइम से मंडी तक पहुंचाया जा सकता है। ये इकोनॉमिक सर्विसेज को बूस्ट करने के लिए खर्च किया जाता है, इसको बोलते हैं इकोनॉमिक सर्विसेज के बेसिस पर। फिर होता है सोशल सर्विसेज के बेसिस पर एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर, जो सोसाइटी पर कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट लेकर के आता हो, उसको हम सोशल सर्विसेज पर जो एक्सपेंडिचर होता है उस कैटेगरी में रखते हैं। जैसे कि एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, है ना, या इंश्योरेंस सेक्टर हो गया, उन सब में जो पैसा खर्च होता है। फिर होता है ग्रांट्स इन एड और कंट्रीब्यूशन। गवर्नमेंट बहुत सारा पैसा ग्रांट इन एड की फॉर्मेट में देती है, जिसको कभी वापस नहीं लेती। जैसे कई बार डेवलपमेंट के लिए होता है, सोशल सर्विसेज के लिए भी हो सकता है, डिफरेंट पर्पज के लिए हो सकता है। कहीं पर जो है फ्लड आ गया, है ना, कहीं पर भूकंप आ गया, तो ऐसी सिचुएशंस में भी बहुत सारा पैसा गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती है, ग्रांट इन एड की फॉर्मेट में भी दे देती है। नेक्स्ट है रिसिप्ट। तो रिसिप्ट की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट के पास में रिसिप्ट के भी कई सारे टाइप्स होते हैं, कई मींस उसको कह सकते हैं वी कैन डिवाइड या क्लासिफाई द रिसिप्ट अंडर वेरियस हेड्स। सो क्या क्या पॉइंट है इसके लिए हमारे पास में देख लेते हैं। रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट हैव 3 कंपोनेंट। क्या क्या है? एक है रेवेन्यू रिसिप्ट, जो गवर्नमेंट के पास में रेवेन्यू की फॉर्मेट में आता है। नेक्स्ट है नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट, मींस गवर्नमेंट के पास में कैपिटल की फॉर्मेट में रिसिप्ट आया, लेकिन उससे गवर्नमेंट पर कोई कर्जा, कोई डेप्ट क्रिएट नहीं हुआ। एग्जाम्पल देंगे अभी इसका। सपोज करो गवर्नमेंट ने कहीं पर पहले कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा था और उस इन्वेस्टमेंट का टाइम पीरियड फिनिश हो गया, अब वहां से बड़े अमाउंट में पैसा वापस आ गया, तो गवर्नमेंट के पास में वो कैपिटल रिसिप्ट में पैसा आ गया। डेब्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट। अब ऐसे भी कैपिटल रिसिप्ट होते हैं जहां से डेब्ट क्रिएट हो जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लोन ले लिया वर्ल्ड बैंक से, क्या हो गया वो?
गवर्नमेंट के ऊपर डेप्ट क्रिएट हो गया। सो इन 3 सेगमेंट में हम दे सकते हैं उस रिसिप्ट को। रेवेन्यू रिसिप्ट की अगर हम बात करें तो ये रिसिप्ट दैट आर नॉट एसोसिएटेड विद इंक्रीज इन लायबिलिटीज, इससे हमारी ना तो लायबिलिटीज जो है इंक्रीज होती है एंड कंप्राइज रेवेन्यू फ्रॉम टैक्सेस एंड नॉन टैक्सेस सोर्सेस। तो रिपीटेड नेचर के जो इनकम होती है, चाहे वो गवर्नमेंट उसे इनकम टैक्स की फॉर्मेट में ले ले, जीएसटी की फॉर्मेट में ले ले, या जैसे कि स्टाम्प ड्यूटी वगैरह हो गई उसकी फॉर्मेट में ले ले, या रोड पर लगने वाला टोल टैक्स है उसकी फॉर्मेट में ले ले, तो ये डिफरेंट टाइप से उसके पास में पैसा आता है। नॉन डेप्ट रिसिप्ट अभी आपको समझाया था, डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट वो भी आपको बताई थी। अब आता है थर्ड सेगमेंट। हमने 2 चीज देख ली, इनकम पहला सेगमेंट, दूसरा देख लिया गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर भी देख लिया हमने। अब थर्ड चीज आती है इन दोनों के बीच का डिफरेंस, जिसको बोलते हैं हम डेफिसिट। अब डेफिसिट के भी कई सारे टाइप्स होते हैं, उनमें हम बेसिक को समझेंगे, यहाँ पर ज्यादा डेप्थ में यहाँ पे नहीं जाएंगे। फिस्कल डेफिसिट आपके एग्जाम के पर्पस के लिए इतना अगर आप समझ लेंगे तो वो सफिशिएंट है। फिस्कल डेफिसिट क्या है कि गवर्नमेंट ने अपनी इनकम की 100 रुपए, गवर्नमेंट ने इस पर एक्सपेंडिचर कर दिया 150 रुपीज, इन दोनों के बीच का डिफरेंस हुआ 50 रुपीज, इसी को बोलेंगे हम फिस्कल डेफिसिट। मींस गवर्नमेंट की इनकम कम है, एक्सपेंडिचर ज्यादा है, उसी को हम बोलते हैं डेफिसिट। और इस डेफिसिट को फिल करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, डिफरेंट जो है एजेंसी से लोन लेती है। ठीक है, तो जो गवर्नमेंट बहुत ज्यादा फिस्कल डेफिसिट कर रही होगी, है ना, तो कंट्री कर्ज की तरफ जाता है, डेब्ट की तरफ जाता है। पॉजिटिव फिस्कल डेफिसिट्स इंडिकेट द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर की, मींस अगर हम बात करें कि भाई अगर हमारा फिस्कल डेफिसिट बहुत ज्यादा हो रहा है, एक तरह से हम ये कह सकते हैं, तो इसका मतलब गवर्नमेंट पैसा खूब खर्च कर रही है लोगों पर, और मार्केट में लोगों की तरफ मनी जा रहा है, तो लोगों की पॉकेट में पैसा आ रहा है, और लोगों की पॉकेट में अगर मनी आ रहा है तो वो खर्च करेंगे और इकोनॉमी बूस्ट होगी, मार्केट में डिमांड क्रिएट होगी। फिर आता है प्राइमरी डेफिसिट। ये प्राइमरी डेफिसिट क्या है, फिस्कल डेफिसिट की जो अभी हमने बात की थी उसमें से अगर हम इंटरेस्ट पेमेंट को हटा दें, मींस भाई गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट हुआ और गवर्नमेंट डिफरेंट लोन्स पर, चाहे वो वर्ल्ड बैंक का हो, आईएमएफ से लिया हो, या एशियन डेवलपमेंट बैंक से लिया हो, कहीं से लिया हो, उस पर गवर्नमेंट इंटरेस्ट भी देती है। तो उस इंटरेस्ट को जब हम फिस्कल डेफिसिट में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास में रह जाएगा प्राइमरी डेफिसिट। एक डेफिसिट है रेवेन्यू डेफिसिट, मींस ये ऐसा डेफिसिट है जो रेवेन्यू सोर्सेस से उसकी इनकम और जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लाइक सैलरीज, है ना, ये देखो सैलरीज हो गए, पेंशन हो गए, सब्सिडीज हो गए, इनको अगर हम खर्चा मान लें और गवर्नमेंट का टैक्स और नॉन टैक्स से जो इनकम है उसको हम इनकम मान लेते हैं, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है इसको कहते हैं हम रेवेन्यू डेफिसिट। ठीक है, तो ये भी एक प्रकार का, अब जो हमारे पास 3 सेक्टर थे जब हमने बजट की बात की थी कि बजट 3 पॉइंट की बात करता है कि गवर्नमेंट की इनकम कहां से आएगी, नंबर 1, गवर्नमेंट कितना पैसा खर्च करेगी, नंबर 2। अच्छा, अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होगा, गवर्नमेंट ने अगर खर्चा ज्यादा किया है तो थर्ड थिंग है और वो है आपकी डेफिसिट। ठीक है, उस डेफिसिट को ही हम थर्ड सेगमेंट में रख रहे थे। अगर गवर्नमेंट इनकम ज्यादा करे, खर्च कम करे, तो इसको हम फिस्कल सरप्लस बोलते हैं, ना कि डेफिसिट। चलिए आगे बढ़ते हैं यहां से। इम्प्लीकेशंस ऑफ बजट ऑन इकोनॉमी, इस बजट के देश की इकोनॉमी पर क्या इम्प्लीकेशंस होते हैं उनको एक एक पॉइंट में देख लेते हैं। जैसे अगर गवर्नमेंट इंपैक्ट ऑन एग्रीगेट डिमांड पर, जैसे डिमांड क्या, डिमांड मतलब जो इकोनॉमी में देश के अंदर, ठीक है, जो डिमांड होती है, चाहे वो जो है बेदिंग सोप की बात हो, चाहे चेयर्स की हो, या क्लोथ्स की हो, या फूड की हो, हम सारी डिमांड को इंक्लूड करके बात कर रहे हैं। अगर गवर्नमेंट ज्यादा पैसा खर्च करती है
तो वो पैसा अल्टीमेटली सोसाइटी के पास, लोगों के पास जाता है और उससे डिमांड क्रिएट होती है। डिमांड क्रिएट होने से मार्केट में ज्यादा प्रोडक्शन होता है और इकोनॉमी बूस्ट होती जाती है। तो इस ज्यादा अगर खर्च करती है गवर्नमेंट तो उससे डिमांड इंक्रीज होती है, इकोनॉमी बूस्ट होती है, इन्फ्लेशन राइज होता है। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं कि इसका इम्पैक्ट रिसिप्ट पर क्या पड़ता है। देखो, अगर गवर्नमेंट ने ज्यादा टैक्स लगा दिए इस वाले बजट में जो अभी कल आने वाला है, तो गवर्नमेंट की रिसिप्ट इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन लोगों की पॉकेट में पैसा नहीं बचेगा तो लोग खर्च करने नहीं जाएंगे। सपोज करो, यदि आप 1 लाख रुपीज एवरी मंथ कमाते हैं और गवर्नमेंट आपसे 50,000 रुपीज टैक्स की फॉर्मेट में ले ले, तो क्या होगा? आपके पास में 50,000 रुपए बचेंगे। अब उन 50,000 में बच्चों की फीस भी भरनी है, कोई लोन चल रहा है उसकी ईएमआई भी देनी है, घर के फूड और बहुत सारे खर्चे हैं वो भी हैं, तो आप मार्केट में खर्च करने से बार बार बचोगे। वहीं अगर आपकी इनकम एवरी मंथ 1 लाख रुपए है और आप पर टैक्स लगता है 1% का, तो आप खुल करके खर्च करेंगे, मार्केट में डिमांड बनी रहेगी। ठीक है, तो रिसिप्ट की वजह से गवर्नमेंट का जो रिसिप्ट लेने का जो पॉलिसी होती है कि गवर्नमेंट ज्यादा टैक्स लगाएगी या कम लगाएगी, उसका इम्पैक्ट होता है मार्केट की डिमांड पर। रिड्यूसिंग एग्रीगेट डिमांड, अगर गवर्नमेंट चाहती है कि मार्केट में डिमांड कम हो जाए, मतलब गवर्नमेंट ये चाहती है कि मार्केट में डिमांड कम हो जाए, तो इसका मतलब है कि आपकी पॉकेट में पैसा कम हो जाए। क्यों? आपके पॉकेट में पैसा कम रहेगा तो आप मार्केट कम जाएंगे शॉपिंग करने के लिए। उसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है? टैक्सेस को राइज करती है, जिससे मार्केट की डिमांड कम होती है, तो फिर मार्केट में जो एक्सपेंडिचर है वो कम होता है, गवर्नमेंट भी एक्सपेंडिचर कम करती है। इंक्रीजिंग एग्रीगेट डिमांड, गवर्नमेंट को लगता है कि मार्केट में डिमांड नहीं है, कंपनीज प्रोडक्शन नहीं कर पा रही है क्योंकि उनके प्रोडक्ट की डिमांड नहीं है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? टैक्सेस को कम करेगी, इनकम टैक्स को कम करेगी या कहीं जीएसटी को कम करेगी। अल्टीमेटली वो लोगों की पॉकेट में पैसा छोड़ देगी कि जाओ मौज करो, तुम जहां खर्च करना है वो कर लो, तो उससे डिमांड इंक्रीज होती है मार्केट के अंदर। नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, revenue expenditure such as employment guarantee schemes, food subsidies can directly boost the income of the poor। अब जो इनकम है किसी की भी, गवर्नमेंट डिफरेंट टाइप से सोसाइटी के सारे सेगमेंट्स की इनकम को, लोगों की पॉकेट को इम्पैक्ट करना चाहती है। जो सुपर एलीट क्लास है, जिनकी पर मंथ की इनकम 1 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ है, उससे उनको दिक्कत नहीं होती, वहां से टैक्स आता है। लेकिन देश के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको डेली फूड तक नहीं मिल पाता है, तो गवर्नमेंट उसके लिए फिर क्या करती है? बहुत सारी सब्सिडीज देती है फूड पर या डिफरेंट फॉर्मेट में। कंसेशन ऑन कॉर्पोरेट टैक्स, कई बार गवर्नमेंट भी चाहती है कि कॉर्पोरेट जो सोसाइटी मींस जो कॉर्पोरेट हाउसेज हैं, जो कॉर्पोरेट है, उसके पास पैसा थोड़ा सा छोड़ दिया जाए, तो उन पर वो टैक्स का कंसेशन दे देती है। कई बार बोल देती है कि जो कंपनी रूरल एरियाज में अपने प्लांट्स लगाएंगी, वहां पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगी, तो उन पर टैक्स में कंसेशन दे दिया जाएगा 5 इयर्स के लिए। तो ऐसे टैक्स के कंसेशन भी दे करके कॉर्पोरेट लोगों की पॉकेट में पैसा छोड़ दिया जाता है कि जाओ भाई तुम मौज करो, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। ठीक है, फिर है व्हाट आर फिस्कल रूल्स। तो फिस्कल रूल्स जो है, इट मींस गवर्नमेंट की जो फिस्कल जो पॉलिसीज हैं उनको मिला करके हम क्या बोलते हैं? फिस्कल रूल्स बोलते हैं कि गवर्नमेंट फिस्कल डेफिसिट को इंक्रीज करना चाहती है या उसको कम करना चाहती है, और फिस्कल रूल से मिलकर के यहाँ पर ये पॉलिसी बनती है कि गवर्नमेंट का क्या इस पर आइडिया है, कैसे गवर्नमेंट मार्केट के अंदर या इकोनॉमी के अंदर इनकम को कंट्रोल करेगी। पॉलिसी टारगेट्स, उसी के बेसिस पर गवर्नमेंट बहुत सारे अपने टारगेट फिक्स करती है, जैसे कि भाई आने वाले 5 इयर्स का टारगेट है कि इंडिया की इकोनॉमी जो है उसकी जीडीपी जो है हम उसको 7% से ऊपर रखेंगे, उसकी एनुअल ग्रोथ को। ऐसे बहुत सारे टारगेट रख लिए जाते हैं। फिर हम बात करते हैं फिस्कल रूल्स इन इंडिया। अभी जो फिस्कल रूल चलते हैं, ठीक है,
तो उन रूल्स में हमारे पास जो रिकमेंडेशंस काम करती हैं, एक कमेटी बनाई गई थी, एन.के. सिंह कमेटी की रिपोर्ट। इन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस दी थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, भाई आपकी फिजिकल पॉलिसी, जो रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर, इस सब की जो पॉलिसी है वो कुछ इन गाइडलाइंस पर होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि हमारा जो डेब्ट टू जीडीपी रेशियो है वो बहुत ज्यादा ना हो जाए। तो इन चीजों पर काम करने के लिए जो पॉलिसी है, जो रूल्स है, उनको हम फिस्कल रूल्स बोल देते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पर इस सब का यही जो है कंक्लूजन है, फ्लो टारगेट फिस्कल जीडीपी जो रेशो वगैरह है। मींस यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि ऐसा ना हो कि गवर्नमेंट के पास में जो जीडीपी है वो तो हो 5 रुपए और गवर्नमेंट खर्च कर रही है 7 रुपए, तो डेब्ट टू जीडीपी रेशो वो गड़बड़ा जाएगा। और बाहर के जो कंट्री होंगे, बाहर के जो इन्वेस्टर होंगे, वो क्या सोचेंगे कि इंडिया तो भाई डूब रहा है। क्यों? कि यहाँ के लोग, ये जो पूरा कंट्री है वो कमाता है 5 रुपए, खर्च कर देता है 7 रुपए। तो ऐसी इकोनॉमी में कोई इन्वेस्ट करना भी नहीं चाहता। नेक्स्ट है कॉम्पोजिशन टारगेट रेवेन्यू डेफिसिट जीडीपी रेशो, कि रेवेन्यू गवर्नमेंट के पास कितना है और उसकी जीडीपी कितनी है, उन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है। ऐसा तो नहीं कि गवर्नमेंट के पास में रेवेन्यू आ रहा है 100 रुपए और गवर्नमेंट खर्च कर रही है 150 रुपए, तो वहां पर रेवेन्यू डेफिसिट टू जीडीपी रेशियो हमारा गड़बड़ा जाएगा और लोग इंडिया में इन्वेस्ट करना नहीं चाहेंगे। गवर्नमेंट्स कैन मैनेज देयर फाइनेंसेस इन 2 वेज। अब देखो, गवर्नमेंट जितना भी पैसा खर्च करेगी उसको, मींस उसका जो फाइनेंस है, इनकम और जो आउटगोइंग है, उन दोनों को कैसे मैनेज करती है। पहला उसका पॉइंट होता है चेंजिंग टैक्स रेट्स और दूसरा होता है एडजस्टिंग स्पेंडिंग। जैसे इसको नॉर्मल ले लीजिए, कोई एक फैमिली है, उसको अपने फाइनेंसेस को मैनेज करना है, तो उसके बाद 2 ऑप्शन है, या तो भैया वो अपनी इनकम को एडजस्ट करे, खर्चे अगर ज्यादा है तो इनकम को बढ़ा ले। दूसरा मेथड है कि आप अननेसेसरी जो एक्सपेंडिचर है उसको कम कर दें, सिगरेट पीना कम कर दें, है ना, बहुत ज्यादा जो गुटखा, बीड़ी, पान, तंबाकू ऐसी चीजें हैं उन पर पैसा खर्च हो रहा है उसको कम कर दें, है ना। बहुत ज्यादा फैशन वाले जो क्लोथ्स हैं, जो नॉन रिक्वायरमेंट के हैं, अननेसेसरी है, उन पर हम कम कर दें। तो या तो आप गवर्नमेंट टैक्स की रेटेड्स हैं उनको चेंज कर दे, ठीक है, या तो उनको हाई कर दे या कम कर दे। दूसरा एडजस्टिंग स्पेंडिंग, या फिर गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग को कम कर दे, कि जो एम्प्लॉइज के पास में खर्चा हो रहा है उसको कम कर दे। गवर्नमेंट के जितने ऑफिसेस हैं उसमें जो 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 जैसे कि स्टेशनरी के आइटम्स हैं, बहुत ज्यादा एसी लगे हुए हैं, रात रात भर चल रहे हैं, उनको कंट्रोल कर ले। तो इस तरीके से 2 तरह से गवर्नमेंट अपने फाइनेंसेस को कंट्रोल करती है, या तो वो अपनी इनकम को जो है एडजस्ट करती है या फिर अपने खर्चों को। तो यहीं पर है कि स्पेंडिंग लिमिट्स वगैरह को कंट्रोल करती है, उसके बेसिस पर सारी चीजें कंट्रोल होती हैं। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि बजट, जिस बजट की हम बात कर रहे थे, इसको मान लो आप गवर्नमेंट का अकाउंट, एक तरफ से गवर्नमेंट के पास पैसा आता है, दूसरी तरफ से पैसा जाता है। 2 ही चीज होती है बजट के अंदर। थर्ड चीज ये है कि गवर्नमेंट के पास अगर 100 रुपए आ रहे हैं और वो 105 रुपए खर्च कर रही है, तो थर्ड सेगमेंट निकल करके आ जाएगा डेफिसिट, और गवर्नमेंट को डेफिसिट होगा फिर 5 रुपए का। ठीक है, तो इन 3 चीजों को गवर्नमेंट कवर करती है। अब इस डेफिसिट को रोकने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, या तो इस इनकम को बढ़ाएगी, टैक्सेस ज्यादा लगाएगी, या फिर जो एक्सपेंडिचर होता है इसको कम करेगी, सैलरी कम करेगी, सैलरी को बढ़ाएगी नहीं। जो एक किसी मंत्री के साथ में 50 गाड़ियां चल रही हैं, 20 गाड़ियों का काफिला चल रहा है, कारवां चल रहा है, उनको कम कर देगी। मंत्रियों को बोल देगी भाई कोई हेलीकॉप्टर से नहीं जाएगा, नॉर्मल जाओ। प्लस आप जो है, जो हवाई जहाज से कहीं भी पहुंच जाते हैं, फ्लाइट से, प्लेन से, तो आपको इकोनॉमी की टिकट मिलेगी गवर्नमेंट की तरफ से। तो गवर्नमेंट ऐसे भी अपने खर्चों को कंट्रोल कर सकती है। तो बजट कुल मिलाकर के इन सारी चीजों का ही कलेक्शन है, जिसको आर्टिकल 112 में दिया गया है। वहां पर बजट नाम का कोई वर्ड यूज नहीं है, वहां पर वर्ड यूज किया गया है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और इस बजट को ओनली लोकसभा में ही प्रेजेंट किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। लोकसभा से पास होने के बाद ये राज्यसभा में पहुंचता है, राज्यसभा में इस पर वोट करने का कोई अधिकार नहीं होता। सो आज के लिए गाइस इतना ही, कल फिर मिलते हैं नए सेशन में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।
you.